हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग 28 दिसंबर 2022 में जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पेपर हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड पेपर करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोगों ने अभी तक सीडीपी के ही पेपर ही डिस्कस किए हुए हैं और हिंदी के अभी शायद आई थिंक एक या दो ही पेपर किया होगा और हम एक दो पेपर सीडीपी के करेंगे। फिर आप लोग हमें बताएं ना कि किस सब्जेक्ट के ऊपर हमको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने, हिंदी के ऊपर या इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, जो भी है। और अगर आपने इन सभी पेपर्स को कर लिया तो आपकी सीडीपी पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी सीडीपी पर कमांड हो गई उसका सीटेट तो चुटकियों में निकल जाएगा, क्योंकि पैडागोजी जो है वो सीडीपी से ही निकली है, जो कि टोटल मिला के 75 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जूनियर का आज पेपर है सेकेंड वाला। पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी लोग आंसर करेंगे। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क: बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। क्या ये दोनों कथन सही हैं कि नहीं सही है, बताइए। शारीरिक विकास महत्वपूर्ण देखिए, सभी विकास के जो पक्ष होते, आयाम होते, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पेडागोजी के सीडीपी के हमने जो किया था लाइव क्लास में, कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए होते, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा। दोनों सही है, ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक कटा हुआ है क्वेश्चन। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। कौन सा सिद्धांत पढ़ाया था क्लास नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, विकास का सिद्धांत, लाइव क्लास में पढ़ा था। बताइए कौन सा सिद्धांत है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत। देखिए, विकास सिर से शुरू होता है, पैर की ओर जाता है कि सिद्धांत के अनुसार स्पेलोकार्डल, ठीक है। इसको हम कहते हैं शीर्षगामी या मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। तो दूसरे क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट 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 आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। परिपक्वता, पहाड़, अनुकूलन, सामाजिकरण। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग जेनेटिक डिस्पोजिशन, मतलब कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें, जो हमारे जो आनुवांशिकता उससे प्रभावित होती है सीधे सीधे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो इसका आंसर गलती से भी इसके फोल्डिंग मत कर देना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा परिपक्वता। परिपक्वता जो वो है हमारी प्री डिटरमाइनेड होती है, पूर्व निर्धारित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, और ये आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, कौन, परिपक्वता। तो तीसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है क्वेश्चन नंबर, जो कटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जा पियाजे ने जीन पियाजे लिखा हुआ, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। हमको ये बताना है कि संज्ञानात्मक विकास की दिशा कौन कौन निर्धारित करते हैं। परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। बताइए। देखिए, सजा जो है पनिशमेंट, तो आपको कभी भी किसी का नाम, चाहे यहाँ पर पियाजे होते, चाहे बाइगोट्स की होता, चाहे कुछ भी होता, सजा तो देनी ही नहीं। तब तीसरा वाला गलत हो गया। अब तीसरा कहाँ कहाँ है, यहाँ भी तीसरा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तीनों गलत हो गया ऑप्शन। तो कौन सा बचा, तो पहला बचा, पहला ही सही होगा। देखिए, इसमें हमें को और ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस इतना याद रखना कि पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं देंगे। तो चौथे का कौन सा आंसर होगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है,
देखिए जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जा पियाजे के अनुसार जब उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। देखिए जैसे जो बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, दोनों में इस बर्तन में इतना पानी भरा है, ठीक है। अब जब यही पानी उठा के इस वाले में डाल दिया जाता है तो बच्चा कहता है कि बर्तन के अनुसार पानी बढ़ गया, जबकि बर्तन के अंदर पानी थोड़ी ना बढ़ गया, पानी तो उतना ही रहा है। तो बच्चों की इस सोच को क्या कहते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहा कि इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसकी हाइट कम है, पानी तो बराबर ही है, बर्तन के बदलने से पानी कम बढ़ नहीं होता है। तो बच्चों की इस सोच को क्या कहा गया है, बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। और जीन पियाजे की तीसरी अवस्था में ये आ जाती है, ठीक है, तीसरी अवस्था में होती है। तो इसका हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे की अवस्थाएं जिसने पढ़ी होगी वो लगाएगा आराम से। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी, लगाइए अपने आप कौन सा होगा, ठीक है, पढ़ने में तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। देखिए ऐसे अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद रखिए, एस पी सी एफ, इंग्लिश में थोड़ा याद कर लीजिए। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी है, इनका क्रम है। सबसे पहले होते हैं, हिंदी में बताते हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा हो जाएगा इसके अनुसार, तो इसके अनुसार हमारा हो जाएगा इसमें हो जाएगा अमूर्त, मूर्त नहीं, हाँ, तो इसमें पहला सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त, तो पहला सही। क्वेश्चन नंबर 7, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है और ये सोच कर कि खाने से बच जा सकती है, कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, डर लगता है उसको, नेहा को पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। अब सीधी सी बात है, ये समझिए कि नेहा नाम की एक लड़की है, वो कहती है कि अगर मैंने जो मेहमानों के लिए मिठाई है फ्रिज से अगर निकाल के खा ली तो मेरी बहुत पिटाई हो गई अगर मैं पकड़ी गई। तो कोहलबर्ग के किस सिद्धांत किस अवस्था में है, या आंतरिक सापेक्षता विन्यास, सजा और अज्ञाकारिता विन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास। अरे सीधी सी बात है, ये किसमें है, सजा एवं आज्ञाकारिता, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, कि पकड़े गए तो हमको सजा मिलेगी, हमारी बहुत अच्छे से जुराई होगी, ठीक है, पिटाई लगाई जाएगी, इसलिए नेहा ऐसा कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहते हैं, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले, इसको पकड़ो, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी, समकक्षी साथ पढ़ने वाले वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अपने से ज्यादा जानने वाले पता क्या है, यम के मोर नॉलेजेबल अदर्स, और अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन की बात किसने की है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है, आंखें बंद करके मार दो, लेव बाइगोट्स की। 8वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 9 फिर है लेव बाइगोट्स्की जी से रिलेटेड है। लेव बाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए सेम क्वेश्चन घुमा दिया है, अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, अनुवांशिकता। तो लेव बाइगोट्स्की जी ने समाज और संस्कृति को बहुत ज़्यादा माना है, जिसको हम परिवेश कहते हैं। तो सांस्कृतिक परिवेश, सोशल इंटरेक्शन जब बच्चा करेगा तब अधिक सीखेगा। तब संज्ञानात्मक विकास में किसने भूमिका मानी है, लेव बाइगोट्स्की जी ने, सांस्कृतिक परिवेश।
क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ये कहते हैं कि अपनी बॉडी को यूज करना और वस्तुओं को पकड़ना, उनको प्रयोग करना, ये किस प्रकार की बुद्धि में आएगा? तर्क गणितीय, क्या इसका गणित से प्रयोग है? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तो देखिए कोई भी होगा तो इसका शरीर से रिलेटेड है, तो शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि होगी। तो 10वें का दूसरा, गणितीय बुद्धि थोड़ी ना है उसमें, ना इंटरपर्सनल ना भाषाई बुद्धि है उसमें, कौन सी? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। 10वें का 2। क्वेश्चन नंबर 11, फिर हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से रिलेटेड है। दृश्य स्थानिक, ठीक है, दृश्य स्थानिक देख कर पता लगाना कि इतनी चीज में क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। दृश्य स्थानिक, इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड, हिंदी में कहते हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियां कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों पौधों की प्रजाति, चट्टानों पर्वतों के बीच को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो ये क्या होगी बताइए? अब देखिए दूसरा तो होगा नहीं, इसमें स्वर ताल की बात की जा रही, इसमें तो संगीतिक बुद्धि होगी गलत। कहानियां कविताओं को समझने व गढ़ने की, इसमें भाषाई बुद्धि होगी। प्राकृतिक रूप से जानवरों पौधों की प्रजाति, चट्टानों पर्वतों को वर्गीकृत करने की क्षमता, ठीक है, ये भी दृश्य स्थानिक नहीं है। इसका जो आंसर है वो पहला है, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। जो जो मूर्तिकार होते हैं वो बता देते हैं कि कितनी बीच में क्या बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, कितना कैसा हमको बनाना है। उनमें दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है, जो आर्किटेक्ट होते हैं, मूर्तिकार। इसका पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। देखिए ये तो खाली कहानी है, यहाँ पर आ जाओ। मजबूत बनो, जैसे मैं आपसे अगर क्लास के रूम में कहूँ, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे मैं कहूँगा कभी नहीं। मजबूत बनो लड़कियों की तरह, कैसे रो रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, ये किसको बढ़ावा देता है? एक ऐसी सोच है, जेंडर क्षमता समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि हम, मेरा मानना अगर है कि लड़कियां मजबूत नहीं होती, लड़के मजबूत होते हैं, एक जो कि गलत है। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता। 12वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखिए, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए बताइए? उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण में अनम्यता। देखो डिफरेंट डिफरेंट जो है लर्नर्स हैं, जैसे एक ही क्लासरूम में अलग अलग क्षमता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं बैठे, तो सबको अलग अलग प्रकार से हमको जो इंटरेक्शन देना है बच्चों की, जिससे सभी की समझ में आए। तो मानकीकृत तो हमेशा गलत होता है, बता ही दिया। गैर प्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए। दृष्टिकोण में अनियमितता का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका कौन सा होगा? इसका होगा उचित समावेशन, पहला। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, असेसमेंट और लर्निंग। मूल्यांकन की एक ही रणनीति से बच्चों की प्रगति अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। एक ही ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ये बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। ये शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है।
तो किस लिए किया जाता है बताइए? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। मूल्यांकन, मूल्यांकन इसमें होगा मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति। ये तो पहला गलत हो गया, ये किया गया। बच्चों को विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानना, ये भी गलत है। शिक्षकों को मानसिक वर्गीकृत करना, ये भी गलत। तो इसमें होगा दूसरा। ठीक है, सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। फिर असेसमेंट से रिलेटेड है, एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू। देखिए जी, ओरिजिनल पेपर डाउनलोड किया है, ठीक है, तो ये ऐसे ही हैं, आ रहे हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? जैसे आप लोगों को मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, तब आप अपना मूल्यांकन करना है। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ अपने नंबर बताना, तब इसका उद्देश्य क्या है? मान लीजिए छात्रों में भय और तनाव, क्या आप लोगों को डराना धमकाना मेरा उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। असुरक्षाहीनता की भावना पैदा करना, अगर किसी के मान लीजिए 30 में से 11 नंबर ही आए 30 में से, तो हिंसा की क्या बात है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी। असफलता ये बताती है कि अभी आपके अगर स्कोर कम है, तो आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और छात्रों के बीच तुलना, ऐसा थोड़ी ना जिसके 28 आ गए, ठीक है, और जिसके 11 इसकी में तुलना करूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब अपने आप में विशिष्ट हैं, दोनों लोग अच्छे हैं। तो क्या हो गया? मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। अगर आप ये पेपर करते रहेंगे तो आपका मूल्यांकन होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख जाएंगे। तो इसका चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, देखिए, कथन कहते हैं समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरत को पूर्ण किया जाए। केवल वाले जो कथन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वो 99% भाई गलत होते हैं। ठीक है, 1% सही भी हो सकता है, वैसे 99% गलत होते हैं। तो ये दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। क्योंकि केवल वर्ड आ गया, एक्सट्रीमिटीज आ गई है। केवल एक ही, एक को छोड़कर इस प्रकार की अगर कोई बात कही जाए, तब वो मानकर चलना गलत ही होगी। क्वेश्चन नंबर 17, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि मतलब डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में, जैसे गरीब हैं, आदिवासी हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के गरीब बच्चे हैं, तो उन इस प्रकार के वंचित बच्चे हैं। तब आपके स्कूल में पढ़ने आए, तब आप क्या करेंगे? सामाजिक बहिष्कार, उनको अलग कर देंगे मेन स्ट्रीम से। सामाजिक हत्याकरण, उनको पीछे बैठा देंगे, ठीक है, उनसे गलत प्रकार से व्यवहार करेंगे। स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम उनके लिए जो सब चल रहा है, स्टैंडर्ड चीज़ें देंगे। नहीं, ये सब आप कभी भी मत करना। डिफरेंशिएटेड, ठीक है, इंट्रैक्शन, ठीक है, उनको जिस चीज़ की आवश्यकता उस चीज़ को उनको प्रोवाइड कराना, इसे ही कहते हैं विभेदित नृत्य। तो 17वें का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करें, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? मतलब जिसको चलने में शारीरिक रूप से दिक्कत होती है, ठीक है, वो दिव्यांग है, तब उसको लिए आप क्या सहायता करेंगे उसकी? व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रण वाली किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, स्पर्श सामग्री। अगर उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसको क्या हम व्हील चेयर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब उसको किताबें थोड़ी ना देंगे, ना ये सॉफ्टवेयर ना ही देंगे, ठीक है। तो इसका 18वें का पहला हो। क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं?
बताइए, गणितीय अवधारणा जैसे उसको मैथ समझ में नहीं आता या मैथ की गणना करने में कठिनाई होती है। देखिए, मैथ से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है, गणित है, गणना है, तो उसमें कौन सा वर्ड ढूंढ लीजिए। गणित में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन। भाई, कैलकुलेशन ही तो गणित में करते हैं, गुणा भागी तो करते हैं। कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन से ही बना है डिस कैलकुलेशन। या डिस माने, डिस का मतलब होता है खराब, गलत। कैलकुली कैलकुलिया माने कैलकुलेशन करना। जिसको कठिनाई होती है कैलकुलेशन करने में, उसके अंदर कौन सा विकार है? उसको डिसकैलकुलिया है। ठीक है, डिस वर्ड कहीं पर मिल जाए तो ये निगेटिव होता है, इसका मतलब है उस चीज को करने में समस्या। तो गुणित वाला कौन सा हो जाएगा? डिसकैलकुलिया, गुणित वैकल्य पहला हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है। अब रचनात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? रिजिडिटी फॉर आइडियाज, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? विचार योग्य, नम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता, अभिसारी सोच। तो इसमें क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी बाय करेक्टर, क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन में क्या चीज होगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें हो जाएगा, इसका जो है आयोग ने दूसरा वाला आंसर सही माना है। ठीक है, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई कोई ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बिल्कुल आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया, उठपटांग, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ये भी सीखने का हिस्सा ही है। ठीक है, कोई कोई ऐसे होते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 21, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या शामिल है? मीनिंगफुल लर्निंग में क्या शामिल है? पुरस्कार और दंड, दंड देना ही नहीं है, ये एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीकों पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धी मतलब कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो कभी भी मत करना। तो ये सीधी सी बात है, अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, मीनिंगफुल लर्निंग, रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न। तो इसका जो होगा 21 का तीसरा वाला सही होगा, सीखने के तरीकों का पर विचार करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। ये हो सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा सही जो है 21 में, वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कि हमको सीखना है कैसे, हाउ टू लर्न, हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसलिए 21 का तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या कहते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तकें सभी सीखने का केंद्र है। कहते हैं शिक्षार्थी केंद्र मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, और मुख्य क्या है? किताबें हैं। क्या ऐसा सही है? माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, मतलब जो पढ़ा भी उसी को रट लो, याद कर लो, दोबारा सुना दो। तो कथन पहला तो बिल्कुल गलत हो गया कि जब चाइल्ड सेंटर्ड है तो बुकें केंद्र में कैसे हो सकती हैं, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तर्क में ये क्या कहते हैं, माध्यमिक विद्यालय हो चाहे कोई भी विद्यालय हो, ठीक है, चाहे प्राथमिक हो, जूनियर हो, कुछ भी हो, जूनियर को ही माध्यमिक कहते हैं, सॉरी, ठीक है। केवल रटना जो है वो कभी भी सही नहीं हो सकता, तो दोनों गलत है। 23 का क्या हो जाएगा? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या है, सीखना क्या है? बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेश की जाती है। तो बताइए, सामाजिक रचनात्मक अधिगम क्या है? सामाजिक रचनात्मक अधिगम का मतलब है, इसको लेव बाइगुट्स्की ने दिया था कि बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं कहाँ? जब दूसरों से समाज में बातचीत करते हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? जहां बच्चे अच्छी प्रकार से सीख पाए। कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होता है? अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सहकारात्मकता, पृथकीकरण व नामीकरण। नामीकरण का मतलब लेबलिंग, तो पृथकीकरण कभी मत करना, प्रतिस्पर्धा को कभी नहीं बढ़ावा देना है। कंड्यूसिव वो इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग टू ईच अदर। तो इसलिए 24 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, क्या है कथन? मध्य विद्यालय के बच्चों को सहजीमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तर्क में कहते हैं बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। सही बात है, बच्चे एक ही प्रकार से नहीं सीखते, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से सीखते हैं। तो तर्क तो सीधे सही हो गया। पहले कथन में क्या कहते हैं? समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से करने के तरीके निकालना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? ये दोनों सही हो गए और ऊपर की चर्चा नीचे भी की गई है, इसलिए ये व्याख्या भी करेगा, तो इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में प्रश्न बताइए किसको पूछना चाहिए किसको नहीं पूछना चाहिए। इसके ऑप्शन नहीं पड़ेंगे। देखिए, केवल केवल आ गया, काट दो। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए, तो मतलब ही क्या रह गया? तब दोनों के द्वारा पूछे जाने चाहिए। शिक्षक बच्चों से पूछे, बच्चक शिक्षक से पूछे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रांजिक मोटिवेशन को आप कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाया जा सकता है? भौतिकतावादी पुरस्कार प्रदान करके नहीं, नकारात्मक शुद्धिकरण मतलब निगेटिव रिइंफोर्समेंट, डराना धमकाना वगैरह। दंड दंड तो देना ही नहीं है। 3 गलत हो गए, चौथा सही होगा। सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, कि जब हम सीख जाएंगे जॉय ऑफ लर्निंग, तो बहुत मजा आएगा जब हम इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 में से हमारे 20 आए, 25 आए, 28 आए, लेकिन हमको मजा बहुत आएगा। तो जॉय ऑफ लर्निंग, तो आप जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो 27 का चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 28, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं बताना है और अर्थ निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव इंगेजमेंट या डिस्कवरी, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। कैसे करके करते हैं? तब इसमें चारों सही है। ठीक है, इसमें चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में क्या है? शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को और सफलता को कैसे लेना चाहिए। कुल मिला के ये बात है, आपकी जो योग्यता इसको कैसे ले, और अगर आप फेल हो गए तो इसको कैसे ले। स्थायी शर्मनाक अपमानजनक, वृद्धिशील सुधार के अवसर, स्थायी सुधार के अवसर, वृद्धिशील शर्मनाक और अपमानजनक। देखिए, इस क्वेश्चन के बहाने एक सीख लीजिए आप लोग। जो योग्यता होती, जो एबिलिटी होती, वो इंक्रीमेंटल होती। इंक्रीमेंटल का मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है प्रयास के माध्यम से। कोई बात नहीं है, अगर अभी आपको कोई चीज़ नहीं आ सकती है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आप उसको सीख जाएंगे, तो योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो वृद्धि से इंक्रीमेंटल, इसके लिए इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना, इंक्रीमेंटल तो वृद्धि से। अब या तो दूसरा होगा
ये चौथा होगा। असफलता, कोई बात नहीं, असफल हो गए। ये असफलता क्या बताती है, या कम नंबर आए तो क्या बताती है कि फेलियर एज अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि ये आपको अवसर देती है कि आपको अभी और सुधारने की ज़रूरत है। जैसे शुरुआत में मेरे नंबर 15 आते थे 30 में से, ठीक है। जब मैं देने जा रहा था सीटेट का पेपर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लगा रहा कि नहीं, फिर 28 आए, 20 आए, 25 आए, 24 आए, और पेपर में पूरे पूरे आए, 30 हो गए, ठीक है। तो ये क्या, असफलता को आप, इसका मतलब आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है, तो इसको हो जाएगा 29 का दूसरा, वृद्धिशील सुधार के अवसर। 30, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? वुड बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर। अगर बच्चे फेल हो गए तो इसके लिए कारण क्या है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? फेलियर के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, ये बताना है। तो इसमें देखिए, सहयोगात्मक शिक्षा ये तो नहीं है, समावेशी कक्षाएं भी नहीं है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। हमको प्रासंगिक कंटेक्चुअलाइज वे में हमको पढ़ाना, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को हमको जोड़कर पढ़ाना। इसमें गैर प्रासंगिक की बात की गई है, इसीलिए यही विफलता के लिए, असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो 30 का कौन सा है? तीसरा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सभी लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें बताएं कि अब हमको कौन किस पर बनानी है, ठीक है। हिंदी के पेपर करवाएं प्रीवियस ईयर, या इंग्लिश के पेपर करवाएं। देखिए मैं आपको कंप्लीट CDP, कभी भी कहीं से भी मत पढ़ना, CDP कोई बुक में लेना, ठीक है। जितना हम पढ़ा दें PDF दे दें, बस ना करना। CDP हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे तीनों, ठीक है। 90 सब्जेक्ट, 90 नंबर के जे हो गए आपके, प्लस ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी जो भी बचे हुए, इतना मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज़ बिलीव मी, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।